नाम अदनान है, मैं 22 साल का हूँ। मुझसे छोटी एक बहन है जिसका नाम अदीला है, वो 17 साल की है। और मुझसे बड़ा एक भाई है जो जॉब करता है, जिससे हमारे घर का गुजर बसर चल रहा है। अबू की वफ़ात 8 साल पहले ही हो गई थी। तब मैं बहुत कम उम्र था, मुझे अच्छे और बुरे की समझ तक नहीं थी। हालात की नज़ाकत को देखते हुए अम्मी ने बड़े भाई की शादी करवा दी, जो मुझसे तकरीबन 2.5 साल बड़ा है। उसका नाम दिलावर है। अम्मी ने भाई के लिए एक ऐसी लड़की का इंतखाब किया जिसके आगे पीछे कोई भी नहीं था, जो हमारे साथ घर के हालात में गुजारा कर सके। भाभी का नाम सीमा है और उसकी छोटी बहन जिसका नाम नफीसा है। नफीसा और सीमा को अपनी दादी ने पाला था। वो इसी मोहल्ले में रहती थी और उनका किराए का मकान था। उनकी दादी घर घर काम करती और उनका पेट पाल रही थी। दोनों लड़कियां बहुत खूबसूरत थी। वो पठान फैमिली, उनका यहाँ कोई भी रिश्तेदार नहीं था। सीमा के बदले नफीसा बेहद खूबसूरत थी और कम उम्र भी थी। उसकी उम्र भी मेरी छोटी बहन के जितनी ही थी, या इससे 1 साल कम ही होगी। वो देखने में कोई शहजादी लगती थी। उसकी दादी उसे हमेशा छुपा कर रखती थी। सीमा के लिए अम्मी ने रिश्ता भेजा तो उसकी दादी ने फ़ौरन कबूल कर लिया। दिलावर और सीमा की शादी हो गई। फिर एक दिन अचानक खबर मिली कि सीमा की दादी का इंतकाल हो गया है। सीमा के लिए ये काफ़ी गहरा सदमा था, क्योंकि उसकी छोटी बहन नफीसा के सर से उसकी दादी का साया छिन गया था। अब नफीसा घर में अकेले किस तरह से रह सकती थी। उसकी पढ़ाई अभी मुकम्मल नहीं हुई थी। वो कॉलेज जाया करती थी, मगर दादी के सदमे ने उसे बुरी तरह से निढाल कर दिया था। उसका इस दुनिया में अब कोई भी नहीं था। अब सीमा तो अपने घर की हो गई थी, मगर नफीसा अकेली हो गई थी। अम्मी ने सीमा से कहा कि तुम नफीसा को अपने ही साथ ले आओ, वो अदीला के साथ उसके कमरे में रह लेगी। सीमा ने भी कहा कि वो अकेली लड़की भला किस तरह से वहाँ रहेगी। उसकी दादी के ज़िंदा रहने तक तो वो दोनों वहीं रही, मगर उसके बाद उन लोगों ने वो घर खाली करके मालिक मकान को वापस कर दिया और नफीसा को लेकर सीमा भाभी भी यहाँ आ गई। नफीसा जब से यहाँ आई थी वो बहुत सहमी सहमी रहती और सर से अपनी चादर तक ना उतारती। जब भी मुझे या फिर दिलावर भाई को देखती तो फ़ौरन ही अपना चेहरा अपनी चादर में छुपा लेती। वो गुलाबी रंगत की कोई हूर परी मालूम होती थी। कोई भी मर्द उसे देखकर इस पर फिदा हो सकता था। फिर मैं तो एक नौजवान था। मैं अपने दिमाग में नफीसा के लिए तरह तरह के ख्वाब सजाने लगा। वो जब भी मुझे या भाई को देखती तो घबरा कर वहाँ से उठकर चली जाती। अगर उठ ना सकती तो वो फ़ौरन अपना चेहरा अपनी चादर में छुपाकर ढांप देती, जिसके बाहर सिर्फ उसकी आंखें ही दिखाई देती थीं। एक दिन अम्मी कहीं बाहर गई हुई थी और अदीला भी कॉलेज से अभी तक वापस नहीं आई थी। भाभी और भाई भी अपने कमरे में सो रहे थे। ये दोपहर का वक्त था। जब मैं घर में दाखिल हुआ तो नफीसा नहाकर निकली थी। उसके लंबे घने बाल जो उसके घुटनों तक आते थे वो इन्हें धूप में सुखाने की गर्ज से खोले हुए थी। उसकी चादर भी उसके आसपास नहीं थी। वो शायद अभी अभी नहाकर बाहर निकली थी। उसकी एक ख़ास आदत थी कि जब भी घर में कोई मौजूद ना होता तभी वो शावर लेती थी। उसने आज सीमा भाभी के कपड़े पहने हुए थे, जो उसकी फिटिंग के लिहाज से बहुत ही तंग थे, क्योंकि सीमा भाभी थोड़ी पतली थी जबकि नफीसा कुछ भरे हुए वजूद की मालिक थी। वैसे देखने में सीमा छोटी लगती थी और नफीसा बड़ी लगती थी, मगर हकीकत में नफीसा छोटी थी। आज मैं जैसे ही घर में दाखिल हुआ तो मेरी नज़र सुर्ख जोड़े में मलबूस नफीसा पर पड़ी। उसकी गोरी गुलाबी रंगत, ऊपर से उसने सुर्ख रंग का जोड़ा पहनकर किसी कयामत को दावत दी थी। मैं उसे सर से लेकर पांव तक देखने लगा। मेरा तो पलक झपकने का दिल भी नहीं कर रहा था। उसकी नज़र अभी मुझ पर नहीं पड़ी थी। उसके बाल बहुत ही ज़्यादा बड़े थे, इसीलिए उसे धूप में सिखाने पड़ते थे। सर्दियाँ अभी अभी शुरू हो रही थी, इसलिए मौसम भी बदल रहा था। मैंने उधर उधर नज़र दौड़ाई, मगर मुझे कोई भी घर में नज़र ना आया। मैंने नफीसा से कहा कि सीमा या अम्मी कहाँ गई हैं, तो वो घबरा गई। उसने मेरी किसी भी बात का जवाब ना दिया। इधर उधर देखकर उसने अपनी चादर तलाश करनी शुरू की, मगर उसे कहीं भी चादर ना मिली। वो भागती हुई अदीला के कमरे में गई और जल्दी से चादर लपेटी। फिर अपने चेहरे पर नकाब करके मुझसे कहने लगी कि खाला तो बाहर गई हैं और अदीला अभी तक कॉलेज से वापस नहीं आई। इसे यहाँ आए हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे।
وہ ابھی تک اپنی دادی کے صدمے میں تھی اور بہت کم ہی بات کیا کرتی تھی، مگر آج پہلی بار میں نے نفیسہ کو یوں مخاطب کیا تھا اور اس نے میری بات کا جواب بھی دے دیا تھا۔ پھر اچانک سے عدیلہ نے دروازے پر دستک دی۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہ گھر آ گئی۔ اس نے اپنا بستہ ٹیبل پر رکھا اور چینج کرنے کے لیے چلی گئی۔ میں دیکھتا تھا کہ عدیلہ کی نفیسہ سے کچھ خاص نہیں بنتی تھی۔ اس کا کمرہ بھی شیئر ہو گیا تھا۔ ہمارے گھر میں ٹوٹل 3 کمرے تھے۔ ایک کمرے میں میرے بھائی بھابھی، دوسرا امی کا اور میرا، اور تیسرا عدیلہ کا جو اب نفیسہ کے ساتھ بھی شیئر کرنے لگی تھی۔ عدیلہ کے کمرے میں جب سے نفیسہ شفٹ ہوئی تھی میں وہاں نہیں جاتا تھا کیونکہ نفیسہ بہت سہم جاتی تھی، اسی لیے مجھے مناسب نہیں لگتا تھا کہ میں اس کو پریشان کروں۔ مگر آج مجھے پین کی ضرورت تھی۔ جو میں عدیلہ کے کمرے میں لینے گیا تو نفیسہ شیشے کے سامنے بیٹھی خود کو بہت غور سے آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنے سارے بال کیے ہوئے تھے۔ پھر اچانک ہی اس کی نظر آئینے میں مجھ پر پڑی تو وہ پھر سے گھبرا گئی۔ میں پین ڈھونڈتے ہوئے اور نظریں چراتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ سارے بال اس کے آگے تھے۔ اس کی گردن بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی، جسے نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے بار بار دیکھ رہا تھا اور وہ میری اس حرکت کو پہچان رہی تھی۔ مجھے یہاں پر پین نہ ملا تو میں سیدھا ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھ گیا۔ عدیلہ اکثر اپنے پین ڈریسنگ ٹیبل میں ہی رکھتی تھی۔ میں نے نفیسہ سے کہا کہ اگر یہاں پین موجود ہے تو مجھے اٹھا کر دے۔ اس نے دراز کھولا اور پین نکال کر مجھے دے دیا۔ اب کی بار اس کے چہرے پر نقاب نہیں تھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں دیکھ کر بہت اچھا محسوس کر رہا تھا۔ نفیسہ جب پین اٹھانے کے لیے تھوڑا جھکی تو اس کے اندرونی مناظر میں دیکھ چکا تھا۔ وہ اس قدر حسین تھی کہ میرا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اس کمرے سے باہر جاؤں، مگر جانا میری مجبوری تھی۔ میں اتنی آسانی سے نفیسہ کو حاصل نہیں کر سکتا تھا، اس لیے مجھے کسی منصوبے کی ضرورت۔ نفیسہ نے برا بھی نہیں پہنی تھی، اس نے شاید دھو کر تار پر لگا دی تھی۔ میں واپس امی کے کمرے میں آ گیا اور اپنی کتابیں لے کر بیٹھ گیا۔ میں اپنی پڑھائی پر توجہ کرنے کی بجائے نفیسہ کے چہرے کی تصویر بنانے لگا۔ تھوڑی بہت پینٹنگ پہلے ہی کرتا تھا، مگر اب نفیسہ کو دیکھ کر میرا کچھ اور بنانے کو دل ہی نہ کر رہا تھا۔ مجھے بار بار وہ خیال ستائے جا رہا تھا جب وہ میرے سامنے جھکی تھی اور میں نے اس کے سارے اندرونی مناظر دیکھ لیے تھے۔ نفیسہ کے پاس شاید اتنے کپڑے نہیں تھے، اسی لیے اس نے بھابھی کے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور اپنے سارے کپڑے دھو کر تار پر لگائے تھے۔ اس کے پاس صرف 4 جوڑے ہی تھے جو اس وقت دھل کر تار پر پڑے تھے، اور اس کے ساتھ اس کی 2 برا بھی موجود تھی جس کو اس نے تار پر لگا کر دوپٹہ اوپر ڈال دیا تھا۔ میں اب اسی طاق میں تھا کہ میں نفیسہ کا سائز معلوم کر سکوں۔ نہ جانے کیوں میرے اندر ایک بے چینی سی ابھری تھی۔ میں باہر آیا اور تار پر سے نفیسہ کی برا اتاری اور اپنے کمرے میں لے گیا۔ میں نے اس کو بہت چھپایا ہوا تھا تاکہ کوئی بھی مجھے یہ حرکت کرتے ہوئے دیکھ نہ لے۔ میں نے کمرے کے اندر آ کر دروازہ لاک کیا اور نفیسہ کی برا دیکھ کر اس کا سائز چیک کرنے لگا۔ نفیسہ کا وجود کافی بھرا ہوا تھا۔ اس کا سائز 42 نمبر دیکھ کر میرے وجود میں ایک کرنٹ ابھر آیا تھا۔ میرے دماغ میں عجیب عجیب خیالات آنے لگے۔ میرا دل کر رہا تھا کہ ابھی جا کر نفیسہ کا خوبصورت وجود اپنے ہاتھوں میں پکڑ لوں اور اس کے تربوزوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دوں۔ میں نے اس برا کو گلے سے لگا لیا اور اسے چومنے لگا۔ مجھے وہ سارا منظر یاد آنے لگا جو میں کچھ دیر پہلے دیکھ کر آیا تھا۔ نفیسہ کے تربوز کافی زیادہ بھرے ہوئے تھے جن کو کھا کر بہت ہی زیادہ مزہ آنے والا تھا، مگر میں یہ اتنی آسانی سے حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ پہلے تو نفیسہ مجھ سے دور تھی، مگر اب وہ میرے گھر میں میرے ساتھ ہی رہنے لگی تھی۔ میں یہ پوری کوشش کر رہا تھا کہ نفیسہ کو اپنے ساتھ سیٹ کر لوں اور بغیر شادی کے ہی اس کے ساتھ شادی والا رشتہ قائم کر لوں۔ وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی، اسے دیکھ کر کوئی بھی لڑکا عاشق ہو سکتا تھا۔ میں بھی اس پر پوری طرح سے عاشق ہو گیا تھا۔ دروازے پر گھنٹی بجی تو میں جلدی سے باہر آیا اور دروازہ کھولنے لگا۔ اس سے پہلے ہی میں نے وہ برا بھی واپس اسی جگہ پر رکھ دی تھی کیونکہ مجھے نفیسہ کا سائز تو معلوم ہو چکا تھا، اور دروازہ کھولا تو امی سامنے کھڑی تھی۔ انہوں نے مجھے ہاتھ سے پرے کیا اور کہا ہٹو، راستہ دو، میں بہت تھک گئی ہوں۔ سیما سے بولو مجھے چائے بنا دے۔ جلدی سے بھابھی سیما کے کمرے میں گیا۔ بھابھی کے کمرے کا دروازہ لاک نہیں تھا۔
बल्कि खुला हुआ था। भाई भी इन दिनों घर पर था। दरवाज़ा सिर्फ इन्होंने बंद किया था मगर इसको लॉक नहीं लगाया था। मैंने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला तो भाई भाभी के ऊपर लगा हुआ था। यह मंजर देखकर मेरे वजूद में करंट तोड़ गया। भाभी की नज़र मुझ पर पड़ी। उसने फ़ौरन भाई को बताया कि दरवाज़ा तो लॉक नहीं किया था। मैं भाभी को पूरी तरह से नहीं देख सका था मगर फिर भी मैंने वो मंजर देख लिया था जो असली मकसद का था। भाई बहुत पुरजोश तरीके से भाभी के साथ लगा हुआ था। मैं फ़ौरन वापस पलट आया तो नफीसा भी सामने से आ रही थी। वो शायद अपने कपड़े तार से उतारने लगी थी। जब वो कपड़े तार से उतार रही थी तो इसके वजूद का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। अब वो इतनी खौफजदा नहीं थी जितनी पहले हुआ करती थी। जब इसको बाहर देखा तो इसे कहने लगी कि जाओ नफीसा मेरे लिए चाय बना दो। अम्मी ने नफीसा को चाय बनाने का बोला तो वो कपड़े छोड़कर फ़ौरन किचन की तरफ चली गई। मैं भी उसके पीछे पीछे नज़रें बचाता हुआ चला गया ताकि अम्मी मुझे ना देख लें। अदीला अपने कमरे में लेटी हुई थी क्योंकि उसका गाली थोड़ा दूर था। जब भी वो आती थी तो बहुत थक जाती थी। वो अपनी पढ़ाई पर पूरी तवज्जो दे रही थी। वो मेडिकल की स्टूडेंट थी। इसी वजह से उसे ज़्यादा दिमाग खपाना पड़ता था और अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देनी पड़ती थी। जब नफीसा किचन में दाखिल हुई तो मैं भी दरवाजे से टेक लगाकर वहाँ पर खड़ा हो गया और उसे कहने लगा कि मैं भी चाय पीऊँगा। उसने कहा अच्छा आप बैठें, मैं चाय लेकर आती हूँ। मैंने कहा मैं बोर हो रहा हूँ, मैं चाय लेकर फिर चला जाऊँगा। उसने असबात में सर हिलाया और दूध गर्म करने के लिए चूल्हे पर रख दिया। अब कभी वो दूध की तरफ देखती तो कभी परेशान आंखों से मुझे देखती क्योंकि वह जल्द अज जल्द चाय बनाकर मुझे देकर यहाँ से रवाना करना चाहती थी। मैंने उससे कहा कि तुम अब अपनी पढ़ाई मुकम्मल नहीं करोगी। उसने कहा अभी कुछ सोचा नहीं इस बारे में, जैसा आप ही कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। अगर उन्होंने इजाज़त दी तो मैं भी कॉलेज ज्वाइन कर लूँगी। मेरा भी दिल नहीं लगता पढ़ाई के बगैर। मैंने कहा हाँ, इंसान को हमेशा दिल की ही सुननी चाहिए, बाकी दुनिया की चीज़ें तो होती ही रहती हैं। उसने अजीब नज़रों से मेरी तरफ देखा। मैं मुस्कुरा दिया। जब वो चाय बना रही थी तो मैं उसके हसीन हाथों को देख रहा था जो किसी दूध की मानित सफ़ेद थे। उसने चाय कप में डाली और मुझे दे दी, फिर खुद दूसरे कप में चाय डालकर अम्मी की तरफ जाने लगी मगर मैं रास्ता रोके हुए खड़ा था। उसने कहा थोड़ा साइड हो जाएं, मुझे बाहर जाना है। मैं साइड होकर किचन में अंदर दाखिल हुआ तो मेरे सामने से गुजरकर चली गई। उसमें से एक अजीब सी खुशबू उठ रही थी जो बहुत ही मध्यम सी थी और मेरे दिल को बहुत ही सुकून दे रही थी। मैंने एक लंबा सांस लिया और चाय के घूंट लेने लगा। उसके हाथों की चाय में भी इतना ही जायका था जितना उसकी खूबसूरती में असर था। उसने अम्मी को चाय दी। अम्मी ने उसे बैठने का कहा तो वो बैठ गई। अम्मी थोड़ी सख्त मजाज खातून थी। मुझे अम्मी की तबीयत बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो किसी भी वक्त सबको टोक देती थी। उसने भाभी की नाक में भी दम कर रखा था। भाभी की शादी के बाद अम्मी ने सारे घर की जिम्मेदारी इस पर डाल दी थी मगर वह बिल्कुल खामोश रहती थी क्योंकि वो एक गरीब घर से ताल्लुक़ रखती थी। नफीसा अम्मी के सामने बैठ गई मगर उसने अपनी आंखें झुकाई हुई थी। मैं भी वहाँ बैठकर चाय पीने लगा। अम्मी ने मुझे कहा बाज़ार जाकर कुछ सब्जियां वगैरह ले आओ, फ्रिज सारा खाली पड़ा हुआ है। बल्कि ऐसा करो नफीसा को भी साथ ले जाओ, फिर ये तुम्हारी मदद कर देगी। मैं तो खुश हो गया मगर नफीसा के चेहरे की हवाइयाँ उड़ने लगी क्योंकि उसकी दादी ही घर के सारे काम और राशन वगैरह ले आती थी। वो कभी बाज़ार नहीं जाती थी। मैंने कहा अम्मी आप रहने दें, मैं जानता हूँ क्या लाना है। नफीसा आप एक काम कहा जी अच्छा मैं लिस्ट बना देती हूँ। अम्मी ने बहुत हैरानगी से मेरी तरफ देखा कि मैंने क्यों नफीसा के हक़ में बोला मगर फिर अम्मी ने कुछ ख़ास तवज्जो ना दी। नफीसा फ़ौरन उठी और अदीला के कमरे में चली गई। मैं भी उसके साथ ही चला गया। वो लिस्ट बनाने लगी। हम दोनों ने मिलकर सामान याद किया और उसने लिस्ट बनाई। मैंने उसके हाथ से वो लिस्ट लेते हुए उसके हाथ को पकड़ लिया। वो थोड़ा सा घबरा गई और फ़ौरन से अपना हाथ पीछे कर लिया। वो मेरे इशारे अब समझ रही थी। मैं भी जल्द अज जल्द इसे हासिल करना चाहता था। आखिर कब तक ऐसे ही इतनी खूबसूरत लड़की को अपने सामने देखकर खामोश रह सकता था। मैं बाज़ार चला गया, बहुत सारा सामान लिया और साथ में कुछ चॉकलेट्स वगैरह भी पैक करवाईं जो मैंने अपने पॉकेट में रख दी। सामान लाकर मैंने अम्मी को दे दिया। इधर उधर देखा, नफीसा कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। जब मैंने किचन में देखा तो वो खाना बनाने में मसरूफ़ थी। अम्मी ने कहा यह सारा सामान किचन में शिफ्ट करवाओ,
मैंने वो सारा सामान उठाया और आहिस्ता आहिस्ता करके सारा किचन में रख दिया। नफीसा खाना बनाने में मसरूफ़ थी। उसने एक शाल ओढ़ी हुई थी। मैंने आहिस्ता से पॉकेट से वो चॉकलेट्स निकाली और इसके सामने शेल्फ पर रख दी। उसने कहा कि ये क्या है? मैंने कहा खुद ही खोल कर देख लो। जो भी है आपके लिए ही है। वो थोड़ी घबराई हुई थी। वो लेना नहीं चाहती थी, मगर वह ज़्यादा बात भी नहीं करना चाहती थी, ताकि अम्मी को किसी भी बात का पता चल सके कि मेरे और नफीसा के बीच क्या बातें हो रही हैं। मैं खामोशी के साथ बाहर चला आया था ताकि नफीसा आराम से वो चॉकलेट्स खोल कर देख ले। मेरा चॉकलेट देने का इशारा वो समझ जाती, इसलिए मैं वहाँ से फ़ौरन जाने का इरादा कर लिया और अपने कमरे में आ गया। रात का खाना हम सब अपने अपने कमरों में ही खाते थे। नफीसा ने सबका खाना निकाला और सबको खाना दे दिया। मेरा और अम्मी का खाना वो हमारे कमरे में रख कर गई, मगर इस वक्त मैं कमरे में नहीं था। मुझे दोस्त की कॉल आ गई थी। मैं बाहर गया हुआ था, मगर मैं बेचैन था कि जल्द अज जल्द नफीसा का जवाब हासिल करूं। दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है और आप इसका अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल